हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जैन पीसीएम। फिजिक्स होती क्या है, या मतलब फिजिक्स जो होती है वो कोई हमारे लिए इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है जितना आप लोग बेसिकली समझते हो। बल्कि मैं बोलूँगा कि दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं का अगर नॉलेज आपको थोड़ा सा आप टेक्निकली कर दें, उन्हीं बातों का नॉलेज, तो यही फिजिक्स बन जाती है। उन्हीं सब चीज़ों को एक हमने बुक में उतार दिया जिसे फिजिक्स बोलते हैं। आगे हम सबसे पहले एक बहुत ही एक इंटरटेनिंग बात, छोटी सी, जो आप बचपन में खेला करते थे स्कूल में, कि आपने पेन लिया और यूं आप अपने उस बालों को उस पेन पे रगड़ते थे, और जैसे ही आप छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, कागज के टुकड़े हैं लाइक, एंड और भी रेसे वगैरह हैं जो जिस पे आप फट्टी पे बैठते कुछ भी करते। हम लोग तो गांव के स्कूल में पढ़े हैं तो फट्टियों पे बैठते थे, तो वहाँ पे सूत की रस्सी के टुकड़े डले रहते थे, तो हम लोग उनको ऐसे पहले घर्षण करते थे बालों से पेन का, फिर चिपका के देखते थे, वो चिपक जाते थे। तो जिस बल के कारण वो चिपकते थे, जो फोर्स उनके अंदर पेन के अंदर जनरेट होती थी, उसी को हम क्या बोलते हैं? आकर्षण बल। इसी प्रकार से कुछ विद्युत से रिलेटेड चीजें होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीजें होती हैं, उनमें भी एक तरह का बल लगता है जिसे हम विद्युत बल बोलते हैं। वैद्युत बल क्या होता है, या वैद्युत आवेश क्या होता है? तो वैद्युत आवेश से अर्थ एक ऐसे बल से होता है जिसके कारण किसी वस्तु में हल्के हल्के पार्टिकल्स को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसी आकर्षण बल को हमने वैद्युत बल या वैद्युत आवेश कहते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। मैं लेके आया हूं फिजिक्स का नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि हमने पहला जो हमारा चैप्टर था स्थिर वैद्युत, उसके बारे में आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिया था कि मैं आगे चल के ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ फिजिक्स से रिलेटेड। जैसे फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम वैद्युत आवेश। अब आप बोलेंगे वैद्युत आवेश क्या होता है? तो मैंने आवेश की तो आपको परिभाषा पिछले चैप्टर में भी समझाई है कि वैद्युत आवेश जो होता है किसी वस्तु का एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण वह दूसरी हल्की वस्तुओं को और अपनी ओर क्या करने लगती है? आकर्षित करने लगती है। लेकिन उसको टेक्निकली परिभाषा रूप में कैसे दर्शाएंगे हम, डेफिनेशन कैसे देंगे? तो देखें इधर, वैद्युत आवेश एक भौतिक राशि है। भौतिक राशि है मतलब एक फिजिक्स से रिलेटेड वर्ड है, इसलिए हमने इसको क्या बोला है? भौतिक राशि। तो वैद्युत आवेश एक भौतिक राशि है। कैसी भौतिक राशि है? तो जिसे अर्जित कर लेने पर कोई पदार्थ क्या हो जाता है? विद्युन्मय हो जाता है। विद्युन्मय बोले तो चार्ज हो जाता है वो, यानी उसमें किसी भी दूसरे छोटे पार्टिकल को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ठीक है, तो वैद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर कोई पदार्थ विद्युन्मय हो जाता है और वह विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करने लगता है। ठीक है, ये किस चीज की परिभाषा हो गई आपकी? वैद्युत आवेश की। अब कोई भी भौतिक राशि अगर होती है तो आपको पता ही होगा कि उसके कुछ मात्रक भी होते हैं, उसकी यूनिट्स भी होती हैं। तो वैद्युत आवेश की यूनिट क्या होती है हमारी? सबसे पहले होता है इसका एक एसआई मात्रक, जो कि क्या होता है? कूलाम। और दूसरा जो उसका होता है ना, सेकंड पद्धति कौन सी होती है अपनी? सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? स्थैतिक कूलाम होता है। आया समझ में? ठीक है, वेरी गुड। अब इसका विमीय सूत्र चाहिए आपको। हमें पता है जितनी भी भौतिक राशियां होती हैं उनके मात्रक होते हैं, और मात्रक के अकॉर्डिंग हम उनके विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। ठीक है, विमीय सूत्र का चैप्टर में एक अलग से अपलोड करूंगा, 11th क्लास के लिए कर चुका हूं, आपके लिए फिर से करूंगा। तो विमीय सूत्र के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर कि हम देखते हैं कि हमारी विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है। यही होती है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्योंकि विद्युत धारा की परिभाषा क्या है हमारी कि समय के साथ आवेश प्रवाह की दर को, समय मीन्स टी के सापेक्ष काय में आवेश में प्रवाह की दर को, या किसी वस्तु में समय के साथ आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं अपन? विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन यहां से तो हमारा काय का सूत्र निकलेगा? विद्युत धारा का, जबकि हमें किसका चाहिए है? आवेश का। तो यहां से हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, त्रिक गुणा बोलते हैं जिसको, तो वो हो जाएगा Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। अब आई इंटू टी के लिए हम विमीय सूत्र कैसे बनाते हैं? बहुत ईजी होता है। सबसे पहले तो आप MLT लिख लो यहाँ पे। M फॉर मास यानी द्रव्यमान, L फॉर लेंथ यानी लंबाई, और T फॉर टाइम यानी
समय। यहां देखें कहीं पे भी आपको द्रव्यमान चलता है काय में, किलोग्राम में, लंबाई चलती है हमारी मीटर में, एसआई पद्धति में देख रहे हैं, और समय चलता है हमारा सेकंड में। इधर देखें कहीं भी आपको इसका मात्रक लिखो पहले आप, इसके लिए क्या लिखेंगे अपन, एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक होता है इनटू समय का होता है सेकंड। इधर देखो इस मात्रक में कहीं भी आपको किलोग्राम शामिल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, तो एम की बेमा कितनी हो गई, 0। आप देखिए यहाँ लंबाई की कुछ आपको एम टाइप का दिख रहा है, यहाँ पे मीटर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो लंबाई की बेमा भी कितनी हो गई आपकी, 0। इसके बाद हम देखते हैं समय, तो देखो यहाँ समय दिया है ना सेकंड, कितने बार शामिल है, एक ही बार है ना। यहाँ देखो स्क्वायर क्यूब 4 की पावर कुछ ऐसा लगा है, नहीं लगा, यानी इस पर कितने की पावर कहलाई, 1 की। अब कोई कोई गधा होगा जो बोलेगा कि सर इस पे तो 0 की भी पावर हो सकती है, तो महान मूर्तियों किसी भी नंबर पे अगर आप 0 की पावर लगा देते हो तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। आप यदि किसी भी जैसे लिखा हो एग्जाम्पल में 35, तो बताओ 35 पे कितने की पावर लगी, यहाँ पे कितने की दिख रही है आपको पावर, कुछ की नहीं दिख रही। तो कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे 35 पे सर 1 की पावर है, और कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे 35 पे सर 0 की पावर है। बट एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो भाइयों, कि जो 0 की पावर हम लगा देते हैं किसी भी नंबर पे, तो उसकी जो वैल्यू हो जाती है वो क्या हो जाती है, 1, यानी वो एक बेमाहीन राशि बन जाती है। एक क्या है, एक बेमाहीन राशि है, ठीक है। तो यहाँ सेकंड पे कुछ की पावर नहीं है, तो अपन कितने की लेनी है, 1 की, तो यहाँ पे हमने 1 की पावर लगा दी। लेकिन अभी एक चीज और छूट रही है, यहाँ पर क्या छूट रहा है, एम्पियर। एम्पियर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, और वो भी कितने बार शामिल है, ओनली एक बार, तो यहाँ पर हमने लगा दिया 1। तो देखो इसका मैंने विमीय सूत्र क्या बनाया है, m0 L0 t रेज़ टू दी पावर 1 और a रेज़ टू दी पावर 1, या कि इसको हम क्या पढ़ सकते हैं 80, क्योंकि इनकी वैल्यू तो 1 1 हो गई, 1 1 के इसमें मल्टीप्लीकेशन करोगे तो वैसे भी 80 ही आएगा। ओके, अब आपके दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन उठता होगा कि धनावेश ऋणावेश ये क्या बोलते रहते हैं टीचर्स लोग, होता क्या है ये धनावेश ऋणावेश, या ये आया कहाँ से। आपने बोला, एक टीचर ने आपको समझा दिया कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे आवेश, बोलो, मैं बताता हूं, -1.6 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -19 कूलम, ये किसका आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन का। और चूंकि इलेक्ट्रॉन को हम कैसा मानते हैं, ऋणावेशित कण, इसलिए इसके आगे क्या लगा देते हैं, माइनस। तो आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि तो प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, सेम इतना ही प्रोटॉन पर क्या होता है, धनावेश, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -19 कूलम। और फिर और कौन सा ऐसा पार्टिकल है जो सबसे सूक्ष्म कण माने गए हैं, वो कौन कौन से माने गए हैं, पहला एक तो इलेक्ट्रॉन हो गया आपका, दूसरा आपका हो गया प्रोटॉन, और तीसरा हो गया आपका कौन सा, न्यूट्रॉन। तो इस पर हो गया यही चार्ज कायम है, माइनस में, और प्रोटॉन पे कितना हो गया यही चार्ज, प्लस में, और न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 0। उसका नाम ही है न्यूट्रॉन। कहां से आया वर्ड, न्यूट्रल शब्द से। न्यूट्रल यानी गाड़ी का कौन सा गियर होता है, गाड़ी ना आगे जाती है ना पीछे जाती है ना। ओके, चलो अब अपन देखते हैं कि ये धनावेश ऋणावेश आए कहां से हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ कि प्राचीन काल में कुछ प्रयोग किए गए। कैसे प्रयोग किए गए, एक बार क्या हुआ, एक भौतिक शास्त्री ने एक कांच की छड़ ली, उसको उसने रेशम के कपड़े पर रगड़ा, किसके कपड़े पर, रेशम के कपड़े पर। किसको रगड़ा, कांच की छड़ को, उसने उसको रगड़ा और एक धागे पर ऐसा लटका दिया इस टाइप से। फिर उसने एक दूसरे फिर से एक कांच की छड़ ली, यही कांच की छड़, और फिर से ऊनी के रेशमी कपड़ा लिया, फिर से उसको उस पर रगड़ा। और जो ये पहली वाली जो हमारी ये छड़ थी ना जो लटकी हुई थी ऐसी धागे से, उसके पास इस वाली छड़ को ले गया। तो जैसे ही उसने इसको पास में ले गया, इसमें प्रतिकर्षण होने लगा, ये एक दूसरे को धकेलने लगी, पास ले जाने पर ये दूर भागने लगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि जितना चार्ज इसके अंदर आया था सेम चार्ज इसके अंदर आया था। क्यों आया था, क्योंकि इसको भी हमने कांच की छड़ को रेशमी कपड़े पर रगड़ा था, इस वाली छड़ को भी कांच की किस पर रगड़ा था, रेशमी कपड़े पर। फिर दूसरा प्रैक्टिकल किया गया, फिर उसने क्या लिया, एक एमोनाइट की छड़ ले ली, एक धातु होती है, तत्व है एक फिजिक्स केमिस्ट्री का। तो उसने फिर एबोनाइट की छड़ ली, और एबोनाइट की छड़ को उसने अपनी गोद में बैठी बिल्ली के ऊपर रगड़ना चालू कर दिया।
और रगड़ते रगड़ते उसने फिर उसको ऐसे धागे से लटका दिया। अब फिर उसने क्या किया, एक और छड़ ली, किसकी, एवोनाइट की, उसको भी बिल्ली की खाल पर रगड़ता रहा। अब वो जब पहली छड़ के पास, कौन सी छड़, एवोनाइट की छड़ जो कि ऊनी कपड़े पर पहले रगड़ी थी और लटका दी थी धागे से, उसी के पास फिर से जो दूसरी छड़ ली थी उसने, जिसमें उसने एवोनाइट की छड़ को पुनः किस पर, या तो ऊनी कपड़े पर या बिल्ली की खाल से रगड़ा था, उसके पास ले गया। तो फिर से छड़ों में क्या होने लगा, प्रतिकर्षण, एक दूसरे के पास ही नहीं आ रही थी। फिर उसके मन में कुछ और डाउट बने, फिर उसने क्या किया, तो अब की बार उसने क्या किया कि एक कांच की छड़ ली जिसे उसने रेशमी कपड़े से रगड़ा और उसको ऐसा लटका दिया, और बाद में एक एवोनाइट की छड़ ली, उसको ऊनी कपड़े से रगड़ा, और जैसे ही वो कांच की छड़ के पास इस एवोनाइट की छड़ को ले गया, दोनों चिपक गई, दोनों में अट्रैक्शन फोर्स काम करने लगी, आकर्षण बल कार्य करने लगा। इससे क्या निष्कर्ष निकला, पहली कंडीशन में दोनों ही कांच की छड़ें थी और दोनों को ही रेशमी कपड़े से रगड़ा गया था, अतः उनमें जैसा भी आवेश उत्पन्न हुआ हो वो कैसा था, समान था, समान था ना, और ऐसा करने पर वो एक दूसरे को क्या कर रही थी, प्रतिकर्षित। तो यानी समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। यही चीज हमने इसमें देखी थी, जब एक एवोनाइट की छड़ को दूसरी एवोनाइट की छड़ के पास ले गए थे तो क्या हुआ था, हमने प्रतिकर्षण, क्योंकि उन दोनों में भी क्या था, सजातीय आवेश, सजातीय मीन समान जाति का आवेश, इसलिए उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो यहां से क्या सीखा आपने कि समान आवेशों में या सजातीय आवेशों में सदैव क्या कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल। और जब वो एक कांच की छड़ को दूसरी एवोनाइट की छड़ के पास ले गया तो उनमें क्या होने लगा, आकर्षण। इससे क्या निष्कर्ष निकला, इसका और इसका आवेश कैसा था, अलग, एक पर था कांच वाला आवेश यानी कांचांब आवेश, और दूसरी पर था एवोनाइट वाला यानी रेजिनी आवेश। इन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, आकर्षित। इनके आवेश कैसे थे, डिफरेंट थे, अलग अलग थे, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि असमान आवेशों में या विजातीय आवेशों में, ठीक है, या डिफरेंट चार्जेस में क्या होता है, हमेशा आकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। वेलकम स्टूडेंट्स, हम आगे देखते हैं। कल हमने बात की थी कि एक भौतिक शास्त्री ने कांच की छड़ को रेशमी कपड़े पर रगड़ा था और एवोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल पर रगड़ा था, और दोनों कंडीशन में वो जो छड़ें थी वो क्या हो गई थी, चार्ज हो गई थी, ठीक है, लेकिन उनकी चार्ज अलग थी। तो उसके आगे मैं बताता हूं आपको कि जब आप कांच की छड़ को रेशमी कपड़े पर रगड़ते हो तो उस टाइम पर जो कांच की छड़ में आवेश उत्पन्न होता है उसे क्या कहा गया है, कांचांब आवेश। क्या कहा गया है, कांचांब आवेश। इसी को कौन सा आवेश बोलते हैं, प्लस चार्ज, यानी धनावेश भी कहते हैं। कौन से में, अच्छे से याद कर लो कि जब हम कांच की छड़ को रेशमी कपड़े पर रगड़ते हैं तो उसके अंदर जो हल्के पार्टिकल्स को आकर्षित करने का जो गुण आता है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसका आवेश, कि उसमें क्या उत्पन्न हो गया, आवेश उत्पन्न हो गया उस कांच की छड़ में, लेकिन वो कौन सा आवेश कहलाता है, कांचांब आवेश, ठीक है। या उसको क्या बोलने लगे, धनावेश भी बोलते हैं उसको। सेकेंडरी, जब एवोनाइट की छड़ को हमने ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़ा तो उस टाइम पर भी उस क्षण में क्या आ गया, हल्के पार्टिकल्स को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ गया। इससे कौन सा आवेश बोलते हैं, रेजिनी आवेश। क्या बोलते हैं, रेजिनी आवेश, या उसी को क्या नाम दे दिया गया, ऋणावेश, ठीक है। और इसी रेजिनी आवेश को आगे चलकर क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक आवेश। क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक आवेश या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नाम दिया गया। ओके, आई थिंक आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि ये धनावेश और ऋणावेश होते कहां से हैं, कहां से इनका नॉमिनेशन हुआ है और इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। सबसे मेन जो याद करने वाली चीज है वो सिंपल सी ये है कि सजातीय ध्रुवों में या सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है।